नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 29 नवंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो एक न्यूज़ ये है कि कनाडा ने इंडो पैसिफिक के अरेना में इंडिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर बताया है और ये बोला है कि चाइना का नेचर इंक्रीजिंगली डिसरप्टिव होता जा रहा है। इस न्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जब एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उसके बाद से सरकार जैसे न तैसे करके कॉलेजियम के दी गए रिकमेंडेशंस को रोक रहा है। कई रिकमेंडेशंस तो 1 साल से ज्यादा पुराने हैं। यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट ही नहीं कर रही है जज को, तो इस बात को लेकर डांट लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार को और बोला है जल्दी अपॉइंटमेंट करो। फिर विंजिम सी पोर्ट को लेके जो बवाल हुआ रिसेंटली, उसके बारे में बात करेंगे। सारस 3 टेलीस्कोप से रिलेटेड एक न्यूज़ है। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंडस्ट्रियल ट्राइज मेक इन इंडिया को सक्सेस करने की बात की है, ये देखेंगे। उसके बाद एडिटोरियल्स में डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर से लेके एक आर्टिकल है, लॉस एंड डैमेज डिसीजंस। ये जो आपकी शर्म अल-शेख की जो मीटिंग हुई थी, कैसे वो एक बहुत प्रॉपर सक्सेस नहीं है, इसके बारे में बात की गई है। फिर जो खुला मैकेनिज्म होता है डिवोर्स का, जिसके चलते वुमेन यूनिलैटरली डिवोर्स ले सकती हैं, उसको इंडिया के मुस्लिम क्लेरिक्स किस प्रकार से गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसकी बात करेंगे। फिर इकोनॉमिक अंडर स्पॉटलाइट, सेम राइट्स, टाइम फॉर चेंज, ये कुछ और आर्टिकल्स हैं। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे लगभग 6 ऐसे एडिटोरियल्स हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे साथ जुड़ता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेक्चर की पीडीएफ नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, स्वैन सॉन्ग। स्वैन सॉन्ग मतलब आपका किया हुआ आखिरी काम। जैसे एक आर्टिस्ट की बनाई हुई आखिरी पेंटिंग, उस पेंटिंग को बनाने के बाद वो मर गया, या एक टीवी फिल्म एक्टर की आखिरी फिल्म। तो जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस में यूज, दिस पेंटिंग वाज एमएफ हुसैन स्वैन सॉन्ग, मतलब उस एमएफ हुसैन की मृत्यु से पहले ही आखिरी पेंटिंग उन्होंने पेंट की थी। आगे चलते हैं। जीएस पेपर 2, जुडिशरी एंग्विश ओवर एनजेएसी ऑर्डर बिहाइंड पोस्टिंग डिले, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सरकार ने कोशिश की, केंद्र की सरकार ने कोशिश की कि वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आ पाए, बट वो लेके नहीं आ पाए। चूंकि 2015 में स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को। उसके बाद से कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जब भी रिकमेंडेशन करती है जुडिशरी, उसको डिले करती है केंद्र की सरकार। ऐसा यहां पे सुप्रीम कोर्ट केंद्र की सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रही है। ओके, बेंच ऑफ जस्टिस संजय किशन कौल और एएस ओका साहब यहाँ पे क्या बोलते नजर आए। देयर अपीयर्स टू बी एन अनहैप्पीनेस इन द गवर्नमेंट of the fact that NGAC did not muster the constitutional mandate. That cannot be the reason to not comply with the law of the land. मतलब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मतलब जस्टिस क्या, जज ये बोल रहे हैं कि भाई हम मानते हैं कि सरकार नाराज है कि एनजेएसी को हमने आने नहीं दिया, कॉलेजियम चालू है, लेकिन अभी के लिए अपॉइंटमेंट बाय कॉलेजियम इज द लॉ ऑफ द लैंड, और इस लॉ ऑफ द लैंड को केंद्र की सरकार को भी मानना पड़ेगा। केंद्र की सरकार अनलिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए इन अपॉइंटमेंट्स को डिले नहीं कर सकती। 28 नवंबर को जस्टिस कौल साहब ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी, जो कि कहीं ना कहीं सरकार के बिहाफ पे प्लीडिंग कर रहे हैं, उनको बोला है कि सरकार इफेक्टिवली फ्रस्ट्रेट कर रही है मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट को। केंद्र की सरकार इफेक्टिवली रोकने की कोशिश कर रही है कॉलेजियम के थ्रू जो जजेस के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। कई नाम तो 1-1.5 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। 2019 में कुछ नाम रिकमेंड किए गए थे, वो अब तक नहीं क्लियर किए गए केंद्र की सरकार के द्वारा, जिसके चलते सीनियरिटी अफेक्ट हो जाती है। सरकार के जो फेवरेट होते हैं उनको अपॉइंट कर दिया जाता है, जो फेवरेट नहीं होते उनको पेंडिंग रखा जाता है। तो उसके चलते जो बहुत सीनियर जज है, जिसका नाम रिकमेंड कर रखा है कॉलेजियम ने, वो अपॉइंट ही नहीं होता, और उससे जूनियर में अगर वो सरकार का थोड़ा भी फेवरेट है तो अपॉइंट हो जाता है। इस प्रकार की बात बोल रहे हैं जस्टिस कौल साहब। तो गवर्नमेंट के इस एटीट्यूड से कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह भी बोल दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने यह भी बोला कि इस समय पर हाई कोर्ट में 20% जुडिशियल पोस्ट वैकेंट है। फिर जस्टिस कौल साहब ने यह भी बताया कि बहुत से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इनसी बात हुई, और बहुत से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का यह बोलना है कि वहां पे जो दिग्गज लॉयर है ना, वो बेंच के इन्विटेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो लॉयर्स भी ये जानते हैं क्योंकि क्या होता है, कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट में भी और कुछ कॉलेजियम आपके हाई कोर्ट के लेवल पे भी है। तो अगर मान लो किसी एडवोकेट को किसी हाई कोर्ट का जज बनाना है, तो उस हाई कोर्ट से रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास आएगा, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम नाम रिकमेंड करेगा, वो जज अपॉइंट होगा। लेकिन जज को अपॉइंट ही नहीं करती केंद्र की सरकार। तो बहुत बार हाई कोर्ट के जो एडवोकेट्स है ना, वो अपना कैंडिडेचर ही नहीं देते जज के अपॉइंटमेंट के लिए। रीजन भी उनको पता है कि भाई चूंकि किसी पर्टिकुलर केस में उन्होंने सरकार के अगेंस्ट बोला था, तो सरकार उनको अपॉइंट ही नहीं करेगी। कॉलेजियम से रिकमेंडेशन आ भी जाता है तो भी कोई फायदा नहीं।
तो ये जो धीमे अपॉइंटमेंट हो रहा है केंद्र की सरकार की तरफ से कॉलेजियम का रिकमेंडेशन का, ये गलत ट्रेंड सेटअप हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तो वेंकट रमानी साहब को क्लियर कट बोला जस्टिस कौल साहब ने कि सरकार को बोलो कि जो हम अपॉइंटमेंट के लिए सजेस्ट कर रहे हैं उसको अपॉइंट किया जाए। एनजेएसी की बात करिए तो अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस के लिए ये बॉडी अपॉइंट की गई थी हायर जुडिशरी में, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट हो चाहे हाई कोर्ट का जज का अपॉइंटमेंट हो, एनजेएसी ये बॉडी अपॉइंट की गई थी। अब जब ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया तो उसके बाद ये कहा गया था कि आर्टिकल 124A कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा जाएगा और इसमें लिखा होगा कि एनजेएसी में होगा कौन कौन। अभी के लिए मैं बता देता हूं उस समय पे किसको किसको रहने के लिए बोला गया था। तो भैया एनजेएसी में होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि एनजेएसी के चेयरपर्सन होंगे एक्स ऑफिशियो, फिर उसके साथ होंगे 2 अदर सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे वो एनजेएसी के मेंबर होंगे। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, जो भी यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस की कुर्सी बैठा होगा वो एनजेएसी का मेंबर बन जाएगा। उसके साथ साथ 2 एमिनेंट पर्सन को एनजेएसी में अपॉइंट किया जाएगा और इन एमिनेंट पर्सन को चुनने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा होंगे। मान लो लीडर ऑफ द अपोजिशन 10% नहीं है तो उस केस में अपोजिशन की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसका लीडर होगा। समझ गए बात को? तो मेंबर कौन कौन भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए आपके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 2 और सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 3 तो ये हो गए। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस और 2 और नॉमिनेटेड मेंबर, और वो 2 नॉमिनेटेड मेंबर को कमेटी चुनेगी। उस कमेटी में खुद सीजीआई होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा। इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था 2015 में। एनजेएसी बोला था कि नहीं भाई, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में प्राइमेसी आपकी जुडिशरी के पास ही होगी, एग्जीक्यूटिव को हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन है। तो इस बात को लेके केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं नाराज है और कॉलेजियम से जो भी नाम रिकमेंड किए जाते हैं उनके अपॉइंटमेंट में देरी होती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। आगे आ जाते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग फेल्स टू ब्रेक विंजम इम्पासे, जीएस पेपर। तो ये जो भाई अदानी ग्रुप का विजिनिज्म इंटरनेशनल सी पोर्ट बन रहा है केरला में, इसको लेके काफी प्रोटेस्ट हो रहा है। 3000 लोगों को यहाँ पे बुक किया गया है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है। ज़्यादातर जो फिशरमैन थे इन्होंने क्या किया कि पास के पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया। 36 पुलिसमैन को यहाँ पे चोट आई है, 20 एजिटेटर्स इंजोर हुए हैं इस पर्टिकुलर वायलेंस में, जो कि संडे की रात में हुआ विजिनिज्म रीजन में। पुलिस डिपार्टमेंट का बोलना है कि इन अटैक्स के चलते उनको 85 लाख रुपीस का नुकसान हुआ है। कि जो पर्टिकुलर पोर्ट है ना 7,525 करोड़ रुपए का, इसको पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर बनाया जा रहा है अदानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, तिरुवनंतपुरम में विजिनिज्म एरिया के आसपास। इसका जो नींव फाउंडेशन स्टोन रखा था केरला के चीफ मिनिस्टर उमान चंदी साहब ने दिसंबर 2015 में रखा था। उसके बाद से लगातार ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अपनी डेडलाइंस को मिस कर रहा है। अब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है और जो फिशरमैन है उनकी डिमांड यहाँ पे क्या क्या है? पिछले 4 महीने से फिशर फोर्क यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका बोलना है कि इस पर्टिकुलर पोर्ट को बनने की वजह से मैसिव स्केल पे सी इरोजन हो रहा है। तो सी इरोजन के चलते सी फ्लोर की ड्रेजिंग हो रही है, उस ड्रेजिंग के चलते जो फिश कैच था वो फिश कैच कम हो गया है। तो अब फिश को पकड़ने के लिए उनको और समुंदर के भीतर जाना पड़ रहा है, तो उनका जो कैरोसिन जलाना पड़ता है एज अ फ्यूल, वो उसका खर्चा भी बढ़ गया। मतलब कुल मिला के में जिस इलाके में फिशरमैन रहते हैं उसके आसपास इस विजिनिज्म सी पोर्ट लिमिटेड को बनाने से हुआ ये है, एक तो बहुत सी जगहों पे ये जो पर्टिकुलर पोर्ट कंपनी वालों ने अपना ऑफिस वगैरह बना लिया, अपना इलाका बना लिया। तो ये विजिनिज्म इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड ने एक बहुत बड़ा इलाका घेर लिया, जिसके चलते पहले वहाँ जो लोग रहते थे वो नहीं रह पा रहे। दूसरा, जब इतना बड़ा सी पोर्ट बनता है, अब सी पोर्ट में क्या होगा, बड़े बड़े कॉमर्शियल व्हीकल्स आके डॉक होंगे, वहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का सामान जाएगा आएगा। तो आपको पानी वहाँ पे गहरा चाहिए, पानी गहरा चाहिए तो सी फ्लोर की आप ड्रेजिंग करोगे, सी फ्लोर को साफ करोगे, तो जो नेचुरल हैबिटेट फिश कैच का वहाँ पे बनता था वो चला जाएगा। समझ गए? जो लोग वहाँ पे रहते थे उनको नहीं रहना होगा, क्योंकि अब सी पोर्ट निकला तो वहाँ पे जगह से बाहर निकलो। तो इन सब चीज़ों के चलते जो लोकल फिशरमैन है वो नाराज है और उन्होंने 6 डिमांड सामने रखी हैं। पहली डिमांड, रिहैबिलिटेशन ऑफ फैमिलीज हु लॉस्ट देयर होम्स टू सी इरोजन। तो सी इरोजन के चलते हुआ ये है। अच्छा, इसके और भी इफेक्ट्स हैं। जब सी पोर्ट बना वहां पे नीचे की जमीन को साफ किया गया, तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो आसपास के इलाकों में अंदर घुस गया, तो कुछ
लैंड जहां पे पहले जमीन थी वहां पे पानी अंदर घुस आया, तो वहां पे भी जो लोग घर बना के रह रहे थे उनको अपना घर शिफ्ट करना पड़ गया। तो सी इरोजन के चलते जिनके घरों का नुकसान हुआ उन फैमिलीज को रिहैबिलिटेशन दो, कंपनसेशन दो। फिर कुछ इफेक्टिव स्टेप्स लीजिए कोस्टल एरोजन को मिटिगेट करने के लिए। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फिशर फोक ऑन डेज वेदर वार्निंग्स आर इशूड। कभी कभी जब वेदर की वार्निंग आती है तो जो फिशरमैन है उनको साफ साफ बोल दिया जाता है कि आप नाव लेके समुद्र में मत जाओ, खतरा है। तो ऑब्वियस सी बात है उस दिन मत ही जाओ, समुद्र खतरनाक, समुद्र कितना खतरनाक होता है हम सबको पता है। तो उस कंटेक्स्ट में अगर किसी दिन वेदर वार्निंग आती है और फिशर फोर्क समुद्र में नहीं जा पाते मछली पकड़ने के लिए, तो उसका भत्ता दिया जाए, उसका आप कह लो कुछ मुआवजा दिया जाए फार्मर्स को, ये डिमांड थी। फिर जो लोग फिशिंग एक्सीडेंट्स में जिन फार्मर्स की जान गई है, फिशरमैन की जान गई, उनको कंपनसेशन दिया जाए उनकी फैमिलीज को। फिर सब्सिडाइज्ड कैरोसिन। सब्सिडाइज्ड कैरोसिन क्यों? चूंकि सी पोर्ट के बनने से जो नेचुरल हैबिटेट है मछलियों का वो खराब हो गया, तो मछलियां ज्यादा पकड़ में नहीं आती पास में, तो फिशरमैन को मछलियां पकड़ने के लिए और गहरे पानी में जाना पड़ता है, तो ज्यादा कैरोसिन खर्च होता है बोट वगैरह को चलाने में, तो उसका भत्ता दो। प्लस मैकेनिज्म टू ड्रेज द मुथालापूजी फिशिंग हार्बर इन अचुथोंगा इन तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट। तो 6 डिमांड्स यहाँ पे की हैं। अब ओवरऑल देखो तो सरकार ने ज्यादातर डिमांड मांग ली है। जो कैरोसिन सब्सिडी की डिमांड है ये सरकार ने नहीं मानी। एक और डिमांड है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है पोर्ट का इसको बंद कर दो, इसको सरकार ने नहीं माना, क्योंकि ऑलरेडी काफी पैसा यहाँ पे खर्च हो चुका। अब 2015 से प्रोजेक्ट बन रहा है, अच्छा खासा पैसा हम यहाँ पे लगा चुके हैं, लोकल लेवल पे इकोलॉजी में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अब प्रोजेक्ट बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा। प्लस अगर आप कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स, चलो यहाँ पे तो फिशरमैन जो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं वो तो अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे, कुछ और व्यू पॉइंट्स भी यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। बहुत से लोगों का बोलना है कि ये जो पोर्ट प्रोजेक्ट है ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है। इस कंटेक्स्ट में देखिए तो 2017 में कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, टेबल हुई थी केरला की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और वहां पे ये बोला गया कि जो कंसेशन एग्रीमेंट दिया गया है ना, ये राज्य की सरकार में फाइनेंशियली फेवरेबल नहीं है। राज्य की सरकार ने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किसको दिया है? अदानी ग्रुप को। अदानी ग्रुप में जो अदानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट को बना रही है। अब बात यह है कि टोटल 7,525 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगना है, इसमें से अदानी ग्रुप केवल इन्वेस्ट करेगा 2,454 करोड़। बाकी सारा पैसा या तो राज्य की सरकार उठाएगी या केंद्र की सरकार उठाएगी। तो सबसे पहला यहाँ पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि जो अदानी पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है ये टोटल इन्वेस्टमेंट में बहुत कम शेयर कंट्रीब्यूट कर रही है। मतलब टोटल जो खर्चा आना है 7,525 करोड़ का, इसमें से ये पर्टिकुलर कंपनी केवल 2,454 करोड़ रुपया दे रही है। मतलब अदानी कंपनी को ये प्रोजेक्ट काफी सस्ते में मिल गया। उसके साथ साथ अदानी कंपनी को ये एग्रीमेंट नॉर्मल कर, ये जो स्टैंडर्ड कंसेशनर एग्रीमेंट होता है वो 30 साल का होता है, लेकिन अदानी कंपनी को 40 साल का दिया गया। तो मतलब अदानी कंपनी यहाँ पे केवल 2,400 करोड़ रुपए लगा के एक एक्स्ट्रा 10 साल में 29,000 करोड़ कमा जाएगी। मतलब दिस प्रोजेक्ट इज नॉट फाइनेंशियली वायबल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। ये किस बेसिस पे बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी को जरूरत से ज्यादा बेनिफिशियल टर्म्स पे ये प्रोजेक्ट अलॉट किया। चूंकि 7,525 करोड़ में से केवल 2,454 करोड़ इन्वेस्ट करेगा अदानी और 30 साल के बजाय 40 साल का कंसेशनर एग्रीमेंट मिला है और एक्स्ट्रा 10 साल में वो 29,000 करोड़ और कमाएगा। अपने आप में ये बहुत बड़े फिगर्स हैं। आगे आ जाते हैं। सारस 3 टेलीस्कोप थ्रोज लाइट ऑन द नेचर ऑफ अर्ली स्टार्स एंड गैलेक्सी, जीएस पेपर 3 साइंस सेंटर। तो सारस 3 नाम का एक रेडियो टेलीस्कोप जिसको डिजाइन किया और बिल्ड किया रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ये प्रोवाइड करेगा क्लूज नेचर की, यूनिवर्स की जो पहली स्टार्स और गैलेक्सीज बनी थी उनके नेचर के रिस्पेक्ट में क्लूज प्रोवाइड करेगा ये सारस 3 टेलीस्कोप। अगर आप देखो तो इस टेलीस्कोप को डिप्लॉय किया गया है डांडी गनाहली लेक और शारावती बैक वाटर्स के ऊपर 2020 से। तब से एस्ट्रोनॉमर्स और रिसर्चर्स इसके डाटा बेसिस पे रेडियो ल्यूमिनस गैलेक्सीज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। तो बिग बैंग के बाद 200 मिलियन ईयर्स बाद, बिग बैंग के 200 जो बिग बैंग का जो बाद का पीरियड है उसको आप कॉस्मिक डॉन बोलते हो। उस कॉस्मिक डॉन में 200 मिलियन ईयर्स बाद, मतलब बिग बैंग के 200 मिलियन ईयर्स बाद जो भी रेडियो ल्यूमिनस गैलेक्सीज बनी उनकी क्या प्रॉपर्टीज थी उसको स्टडी किया है इस पर्टिकुलर सारस 3 टेलीस्कोप में। ठीक है, बिग बैंग के 50 मिलियन से
1 बिलियन ईयर बाद तक बनते रहे स्टार्स, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज। अब ये किस प्रकार से बने, इनकी क्या प्रॉपर्टी थी, इसको लगातार पढ़ते रहते हैं लोग, फिजिसिस्ट, ओवरऑल एस्ट्रोफिजिसिस्ट। इसको पढ़ के ओवरऑल हमारे यूनिवर्स के एवोल्यूशन की प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट है। और इसमें कहीं ना कहीं जो सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप का डाटा है ये उनकी काफ़ी मदद दे रहा है। तो सारस 3 टेलीस्कोप के डाटा से एनर्जी आउटपुट, ल्यूमिनोसिटी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ गैलेक्सीज के मासेस, रेडियो वेवलेंथ जो वो छोड़ रहे हैं, बहुत सी जानकारी इससे पता चल रही है। ठीक है ना। तो जो सारस 3 टेलीस्कोप के रिजल्ट्स आए, इससे ये पता चला है कि जो रेडियो ऑब्जर्वेशंस हैं ऑफ द एवरेज 21 सेंटीमीटर लाइन, इससे शुरुआत में जो रेडियो गैलेक्सीज बनी उनकी क्या प्रॉपर्टीज थी, किस प्रकार के रेडियो वेवलेंथ में उन्होंने एमिशंस किए, कैसे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बने, ये सब चीज़ों की प्रॉपर्टी यहाँ पे इकट्ठी की जा रही है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक समय के बाद ये टॉपिक इतना पेचीदा है, ना आपको समझ में आएगा और ना मुझे समझ में आएगा। ये साइंटिस्ट पे ही छोड़ दीजिए, हमें तो बस बेसिक इन्फो जाननी है, वो हम यहाँ पे जानना है। फिर कुछ और ऑब्जर्वेशंस की गई है। कॉस्मिक डॉन के समय पे एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने यह पता किया कि भाई केवल 3% से कम का गैसियस मैटर ही गैलेक्सी मतलब वाला स्टार्स में कन्वर्ट हुआ है। मतलब कॉस्मिक डॉन के बाद जितना गैसियस मैटर था, 3% से कम गैसियस मैटर ही स्टार्स में कन्वर्ट हुआ है। बाकी 97 गैसियस मैटर कहाँ गया, कहाँ फैला, उसके बारे में स्टडी यहाँ पे जारी है। फिर अगर आप देखोगे तो एजिस रेडियो टेलीस्कोप, जो कि एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस ने बनाया है, इस पर्टिकुलर रेडियो टेलीस्कोप ने भी बोला कि इन्होंने भी एक एनॉमलस 21 सेंटीमीटर सिग्नल फ्रॉम द कॉस्मिक डॉन को डिटेक्ट किया है। सारस 3 टीम ने ओवरऑल इनकी इस फाइंडिंग को रिजेक्ट किया है अपनी फाइंडिंग्स के बेसिस पे साइंटिफिकली। अपने आप में बड़ी बात है कि एक इंडिया बेस्ड टेलीस्कोप ने यूएस बेस्ड प्रीमियर यूनिवर्सिटीज की रिसर्च को यहाँ पे निगेट किया है ऑन बेसिस ऑफ प्रॉपर साइंटिफिक सबमिशंस। ठीक है भाई। तो सारस 3 टेलीस्कोप का हमने एक यहाँ पे यूजेज जाना। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 बायलैटरल रिलेशंस, इंडिया फ्रांस डिस्कस डिफेंस इंडस्ट्रियल टाइज मेक इन इंडिया। भैया इंडिया और फ्रांस ने बैठ के डिस्कस किया डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, कैसे मेक इन इंडिया में फ्रांस हमारी मदद कर सकता है, कैसे बायलैटरल एक्सरसाइजेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं, मैरीटाइम कॉपरेशन को बढ़ा सकते हैं। ये सब डिस्कस हुआ 4th इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग, जिसको चेयर कर रहे थे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, और उसके रिस्पेक्ट में फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर सेबेस्टियन लेकोर्नो इंडिया के अंदर आ रखे हैं। तो मिनिस्टर्स ने यहाँ पे ऑनगोइंग मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन के ऊपर बात की, जो कि रिसेंट सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। फिर स्ट्रेटजिक एंड डिफेंस इश्यूज के ऊपर बातचीत हुई। दे शेयर द कमिटमेंट टू वर्क टुगेदर ऑन एनहेंसिंग कॉपरेशन इन बायलैटरल, रीजनल एंड मल्टीलैटरल फोरा विद अ फोकस ऑन इंडो पैसिफिक रीजन। इस समय पे फ्रांस इज द करंट चेयर ऑफ इंडियन ओशन कमीशन एंड इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। बेसिकली यहाँ पे आप समझिए, इंडिया फ्रांस की बायलैटरल मीटिंग की बात हो रही है। अब इसमें आप बोलोगे सर इंडियन ओशन कमीशन और इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कहाँ से आ गया? तो ये दो बॉडीज इंडियन ओशन के साथ जुड़ी हुई हैं, और इंडियन ओशन में इंडिया तो इन्वॉल्व है ही, फ्रांस भी बड़े स्केल पे इन्वॉल्व है। फ्रांस बड़े स्केल पे कैसे इन्वॉल्व है तो समझिए, इंडियन ओशन कमीशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पोर्ट लुई डिक्लेरेशन 1982 के द्वारा बनाया गया था। इसको लीड कर रहा है इस समय पे फ्रांस। बहुत लंबे समय से इंडियन ओशन में फ्रांस की कुछ कॉलोनियल कॉलोनीज रही हैं। इंडियन ओशन कमीशन को शेचेल्स में बनाया गया था 1984 में बाय द जनरल एग्रीमेंट ऑफ कोऑपरेशन, जिसको विक्टोरिया एग्रीमेंट भी बोला गया। अभी के लिए इंडियन ओशन कमीशन में शेचेल्स, मदागास्कर, कोमोरोस, मॉरिशियस और यूनियन आइलैंड, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो एक समय पे फ्रांस की ओवरसी टेरिटरी हुआ करती थी। आज की डेट में तो ये देश बन चुके हैं, शेचेल्स, मदागास्कर, कोमोरोस, मॉरिशियस एंड यूनियन, बट एक समय पे ये फ्रांस के अंदर आया करते थे। तो हमेशा से ही फ्रांस की एक बड़ी प्रेजेंस रही थी इंडियन ओशन में, इसलिए इंडियन ओशन सिंपोजियम का, इंडियन ओशन कमीशन का चेयर है इस समय पे फ्रांस। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में भी फ्रांस रेगुलरली एंगेज करता है। इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स ने रिसेंटली अभी अपनी बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज की थी गरुड़ नाम की एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। तो ये ओवरऑल यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से फ्रांस बायलैटरल डिफेंस फील्ड में इंडिया के साथ एंगेज कर रहा है। फिर आ जाते हैं जीएस पेपर 2 बायलैटरल रिलेशंस, कनाडा। कनाडा ने बोला है कि इंडो पैसिफिक में इंडिया एक क्रूशियल पावर है और चाइना एक इंक्रीजिंगली डिसरप्टिव पावर है। तो अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी सामने रखी कनाडा ने बोला कि हम अगले 5 साल में $2.3 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडो पैसिफिक में। याद रखिएगा, इंडो पैसिफिक में इन्वेस्ट करेंगे, सिर्फ इंडिया में नहीं। इंडो पैसिफिक में पाकिस्तान भी आ जाता है, आसपास की साउथ एशिया की कंट्रीज भी आ जाती है।
ठीक है ना। तो भैया इंडिया को क्रूशियल पार्टनर बोला है कनाडा ने। आगे आने वाले समय में कनाडा अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को खंगालेगा, इंडिया के साथ डायलॉग बढ़ाने की कोशिश करेगा ऑन एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वैल्यूज, सिक्योरिटी, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, ह्यूमन राइट्स। ये सब बोल बच्चन बातें बोली यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो ने। फिर कनाडा ने यह भी बोला है कि इस समय पे इंटरनेशनल ऑर्डर को यूनिलैटरली चेंज करने की कोशिश कर रहा है चाइना, और चाइना यहाँ पे एक डिसरप्टिव पावर की तरह काम कर रहा है। तो हम ओवरऑल वैल्यूज के फील्ड में चाइना के कोअर्सिव बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। जिस प्रकार का इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कोएसिव बिहेवियर दिखाता है चाइना, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उनको पुश बैक करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सामने रखेंगे और लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे इंडिया जैसी डेमोक्रेसीज के साथ इंगेज करेंगे। तो कनाडा ने क्या बोला है कि कनाडा इज स्टेपिंग अप एज अ रिलायबल पार्टनर इन द रीजन टू प्रमोट सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस द रीजन एंड एट होम। कनाडा एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ने मिलिट्री एंगेजमेंट को बढ़ाएगा, इंटेलिजेंस कैपेसिटी को बढ़ाएगा, ताकि जो भी कोअर्सिव बिहेवियर किसी और देश के द्वारा दिखाया जा रहा है जो कि रीजनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट की तरह काम कर रहा है, उसको हम टैकल कर पाए। इंडिया की ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक इंपॉर्टेंस को भी यहाँ पे कनाडा ने पॉइंट आउट किया है। खासकर इंडो पैसिफिक डोमेन में इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन के उभरेगा कनाडा का, ऐसा यहाँ पे ट्रूडो साहब ने बोला। इंडिया के साथ हम अपने ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाएंगे, ऐसा भी कनाडा ने बोला है। जल्दी ही एक अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया जाएगा, जिसको हम ओवरऑल इस्तेमाल करके आगे आने वाले कुछ सालों में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करेंगे। मतलब एक एफटीए कनाडा के साथ साइन करने की भी बात यहाँ पे ट्रूडो साहब बोल रहे हैं। हालांकि कनाडा के साथ एफटीए साइन करना थोड़ा मुश्किल होगा, नियर टर्म में 3 से 4 सालों में साइन होना मुश्किल लग रहा है। फिर कनाडा ने भी ये बोला है कि न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ में जो कनाडा की वीजा प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। प्लस इंडिया के साथ एकेडमिक, एजुकेशनल, कल्चरल, यूथ और रिसर्च एक्सचेंजेस को आगे बढ़ाएंगे। फिर आगे क्लाइमेट चेंज की फील्ड में, ग्रीन टेक्नोलॉजीज के फील्ड में हम ओवरऑल इंडिया के साथ अपने पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में। उसके बाद क्या बताया गया, द होल ऑफ सोसाइटी स्ट्रेटजी पुट्स फॉरवर्ड हाउ कनाडा इंटेंड्स टू एक्टिवली वर्क विद एलाइज एंड पार्टनर्स टू शेप द फ्यूचर ऑफ द रीजन। जनरेशनल ग्लोबल शिफ्ट लेके आएंगे, इस तरीके की बातें 28 नवंबर को कैनेडियन हाई कमीशन ने बोली। तो इंडिया और कनाडा ओवरऑल इंडो पैसिफिक के साथ किस टर्म्स में एंगेज करेगा, तो भाई प्रमोटिंग पीस, रेजिलियंस एंड सिक्योरिटी, ट्रेड को एक्सपेंड करना, इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड करना, सप्लाई चेन रेजिलियंस को आगे बढ़ाना, लोगों के साथ और लोगों में इन्वेस्ट करना, उनसे कनेक्ट बनाना, सस्टेनेबल ग्रीन फ्यूचर की बात करना, इंडो पैसिफिक के रीजन में इन्वॉल्व होना। इसके लिए कनाडा प्लान कर रहा है कि $720 मिलियन वो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा, जिसमें $492.9 मिलियन कनाडा की इंडो पैसिफिक में नेवल प्रेजेंस को बढ़ाएगा, कनाडा की मिलिट्री पार्टिसिपेशन को रीजनल मिलिट्री एक्सरसाइज में और इन्वॉल्व करेगा। $47.3 मिलियन कनाडा खर्च करेगा एक मल्टी डिपार्टमेंट इनिशिएटिव की तरह, ताकि कनाडा अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी की कैपेसिटी को बढ़ा पाए। फिर इंडो पैसिफिक में कनाडा $261.7 मिलियन और खर्च करेगा, जिसमें $100 मिलियन फेमिनिस्ट इंटरनेशनल असिस्टेंस पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए होगा। फिर $74.6 मिलियन कनाडा इन्वेस्ट करेगा वीजा प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, मनीला में, इस्लामाबाद में। फिर कनाडा खर्च करेगा $913.3 मिलियन क्लीन फ्यूचर के लिए, जिसमें $750 मिलियन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के होंगे, $84.3 मिलियन हेल्दी मेरीन एनवायरनमेंट के होंगे इन द इंडो पैसिफिक। समझ गए भाई? तो कितना पैसा कहां पे कनाडा किस ऑब्जेक्टिव से खत्म कर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं एडिटोरियल्स पे। अगर अब तक आपने वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों नहीं दबाया तो जरूर दबा दीजिएगा। अब ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, स्टिल अ नाइटमेयर फॉर डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर, ये कैसे शुरू किया जा रहा है? देखिए, 25 नवंबर को था इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। उससे पहले हमें सुनने में आया कि एक यंग वुमेन को ब्रूटली मर्डर किया गया, म्यूटिलेट किया गया, धर्म से इस इंसिडेंट को जोड़ा गया। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, मैरिड पार्टनर तो नहीं बोले क्योंकि यहाँ पे शादी नहीं हुई थी। आपको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स इन दिस मतलब इन द सेंस कि एक दूसरे के साथ रह रहे हैं बट लीगली शादी नहीं हुई है अभी, ठीक है, कॉमन है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में ये बात प्रॉब्लम है। अब बात ये है कि इंटीमेट पार्टनर भी अगर आपके साथ वायलेंस करता है तो वो भी आएगा अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये जो PWDVA है, मैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसको PWDVA 2005 बोलूंगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर इंटीमेट पार्टनर वायलेंट जो कि शादीशुदा नहीं है, आपके साथ रह रहा है, आप उसके साथ
एक रिलेशन में हो ऑफिशियली इन द सेंस कि आपने पेपर पे नहीं लिखा है बट सबको पता है, तो उस कंटेक्स्ट में उसको भी डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। अब इस लड़की को मारा गया, पीटा गया, अब तो चूंकि दुनिया छोड़ के जा चुकी है, इसका ब्रूटली मर्डर हुआ, लेकिन जब पहले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही तब पता चल रहा है कि हाँ भाई ये पहले भी परेशान थी, पहले भी इसको मारा पीटा जाता था, पहले भी इसको काफ़ी बार चोटें लगी हैं मुंह पे, इसको डर था कि कहीं मार ना दे ये आफ्ताब मुझे। तो इस कंटेक्स्ट में इसने ऐसे पार्टनर को चुना ही क्यों जो उसको मार रहा है, और अगर वो उसको मार रहा था तो उसको छोड़ा क्यों नहीं। हमारे देश में दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन के साथ बहुत आम बात है। इंटीमेट पार्टनर वायलेंस में देखिए, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के इंस्टेंसेस कम होते हैं क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप्स में आज की डेट में जो मॉडर्न लेडीज हैं वो इन्वॉल्व है, और मॉडर्न लेडीज किसी की बकवास या फिर मारपीट सुनेंगी नहीं। जो लेडी ऑब्वियस सी बात है पढ़ी लिखी है, एक अच्छे मुकाम को अचीव कर चुकी है, अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो नो डाउट एक अंडरस्टैंडेबल सेटिंग में रहती होगी, क्योंकि ऐसी लेडीज जल्दी मारपीट बर्दाश्त नहीं करेंगी। उसमें भी कुछ ना कुछ हमें एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि वो लेडीज जो शादीशुदा रिलेशनशिप में है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, बहुत हद तक अपने हस्बैंड या हस्बैंड के घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट है, घर से भी बेचारी वो गरीब हैं। तो अब देखिए क्या है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग तो इकोनॉमिकली वेल टू डू है नहीं, ज़्यादातर हमारी आबादी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या फिर आप कह लो गरीब तबके में आती है। तो ऐसे केसेस में जो लेडीज़ है वो अपने घर वालों के ऊपर, अपने मम्मी पापा के ऊपर प्रेशर मतलब बोझ नहीं बनना चाहती। तो अगर शादीशुदा होके अपने हस्बैंड के ऊपर वो डिपेंडेंट है, उसके घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो थोड़ा मार खा लेंगी, थोड़ा पिट लेंगी, लेकिन ओवरऑल उस रिलेशन को जल्दी छोड़ना नहीं चाहेंगी, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि छोड़ दिया तो जाऊंगी कहाँ, और अपने माँ बाप के यहाँ जा नहीं सकती, उनके ऊपर मैं बोझ बनना नहीं चाहती। इस प्रकार की थॉट प्रोसेस और मेंटालिटी आज की डेट में भी इंडिया में चलती है। अब डोमेस्टिक वायलेंस इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर इंडियन लॉ, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ही हमको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 से 21 में हुआ था, अगर इसकी फाइंडिंग्स को देखें तो आप देखोगे कि 18 से 49 की एज ग्रुप में जो भी मैरिड वुमेन है, 32% ऐसी मैरिड वुमेन मिलेगी जिन्होंने कभी ना कभी इमोशनल, फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस अपने हस्बैंड से फेस किया ही हुआ होगा, और रूरल इलाकों में ये वायलेंस फेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रूरल इलाकों में लेडीज़ जल्दी अपने खिलाफ हुए वायलेंस को रिपोर्ट भी नहीं करती। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए आज से 17 साल पहले 2005 में ये PWD-VA एक्ट लेके आया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लेके आया गया था, जिसके थ्रू सिविल और क्रिमिनल प्रोटेक्शन दिया जाएगा एक लेडी को फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हर इन लॉज। बट आज की डेट में भी ये लॉ सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करता है, एक्चुअल प्रैक्टिस में वुमेन को काफ़ी कुछ यहाँ पे झेलना पड़ता है। ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर 1/3 ऐसी वुमेन है जिनको डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ता है, बट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में केवल 14% ऐसी वुमेन निकल के आई हैं जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस मतलब आप कह लो हेल्प मांगी हो। फॉर एग्जाम्पल 33% ऐसे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस जिनको झेलना पड़ता है। यहाँ पे देखिए 32% लिख रखा है, 32% मैरिड वुमेन को कभी ना कभी डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ा है, लेकिन यही NFHS 5 का सर्वे बताता है कि केवल 14% ऐसी वुमेन है जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस झेला और उसको एक्चुअली में रिपोर्ट किया, हेल्प मांगी। वो जल्दी हेल्प मांगती ही नहीं है। नो डाउट डोमेस्टिक वायलेंस एक क्राइम है, बट एट द सेम पॉइंट टाइम इंडिया के सोशल मीडिया में ये बहुत आराम से एक्सेप्टेड है। हाँ, हस्बैंड ने मारा तो क्या हुआ, मारा है, उसके साथ रहो। कई बार तो लेडीज अपने पेरेंट्स को जब ये बात बताती हैं तो पेरेंट्स ये बोलते हैं कि अपने हस्बैंड और उनको लॉ को खुश रखने की, इन लॉज को खुश रखने की कोशिश करो, उनसे लड़ो मत। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में रिसर्च की गई और ये पता चला कि वुमेन को किस प्रकार से डेली बेसिस पे प्रेजुडाइसेस, फियर्स, ऑब्स्टिकल्स, रियलिटीज झेलनी पड़ती हैं अगर वो सच में अपने खिलाफ अत्याचार हुए को रिपोर्ट भी करना चाहे तो। और मान लो बहुत मार खाने के बाद एक लेडी जाके बोलती भी है कि हाँ भाई मेरे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मैं बचना चाहती हूँ, तो उससे कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि तुम पहले क्यों नहीं आई, अब इतना देर से क्यों आ रही हो। और ये सवाल पूछने के बाद भी कई बार मांडवली करा के, निगोसिएशन करा के, समझा बुझा के वापस घर में भेज दिया जाता है कि चले जाओ। ओके, कई बार तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी माँ को परेशानी है, मेरे पापा को परेशानी है, तो वो लेडीज़ मार खाती रहती हैं, पिटती रहती हैं, शेम, डिसऑनर झेलती रहती हैं, लेकिन अपने घर वापस नहीं जाती। उनको ये भी तो लगता है कि अपने पति का घर छोड़ के अपने माँ के घर वापस जाऊंगी तो भाई सोसाइटी वाले क्या करेंगे। सोसाइटी वालों को तो वैसे भी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस देखने हंसने के लिए होते हैं। फिर यहाँ 2 प्रकार के केसेस देखे गए। एक तो ऐसे केस हुए कि वायलेंस हुआ और 6 महीने के अंदर आपने रिपोर्ट किया। दूसरे ऐसे केस कि वायलेंस हुआ और 5 साल बीत गए, उसके बाद आपने उसको रिपोर्ट ही नहीं किया।
और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जल्दी अगर किसी लेडी ने रिपोर्ट कर भी दिया कि उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, तो कई केसेस में उसके फैमिली मेंबर्स उसको समझा बुझा के अपने हस्बैंड के घर में भेज देंगे कि जाओ भाई उनके हिसाब से रहो, उनकी बातें मानो। कुछ बहुत ऐसे मिनिएचर केसेस होते हैं जहां पे डॉटर की वेलफेयर को प्रायोरिटाइज किया जाता है, जहां पे उस लेडी के जिसके खिलाफ वायलेंस हुआ है उसके घर वाले उस लेडी को सिखाते हैं कि नहीं भाई तुम्हारे खिलाफ गलत हो रहा है। वो लीगल मैकेनिज्म के थ्रू डिवोर्स वगैरह दिलवाते हैं, जो हस्बैंड की फैमिली है उसको अकाउंटेबल करते हैं। हालांकि यहाँ पे बताया नहीं गया, मैं आपको ये भी बता दूं, कभी कभी इन लॉस को वुमेन बहुत गलत प्रकार से भी इस्तेमाल करती है। कुछ जो आप कह लो नेफारियस माइंडसेट वाली वुमेन होती है ना, वो इस प्रकार के लॉस को जो कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, अपने हस्बैंड की फैमिली को परेशान करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हर सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सी लेडीज सच में परेशान है, उनको सच में डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए कि जेन्युइनली जो लेडी परेशान है डोमेस्टिक वायलेंस से, उसको अर्जेंट बेसिस पे मदद अवेलेबल करवाई जाए। कई बार वुमेन क्या होती है कि उसको पता है कि अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस को रिपोर्ट करूंगी तो मेरी मदद होगी, लेकिन उसके बाद एक लीगल प्रोसेस शुरू होगा और ये लीगल प्रोसेस कभी कभी आर्डस हो जाता है। तो वो लेडीज जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, थोड़ा बहुत फाइनेंशियली साउंड है, उनको अपने घर में किसी का सपोर्ट है, वो ज़रूर भले ही इस लीगल प्रोसेस को अपना ले। नॉर्मल कर केसेस में लेडीज एडजस्ट कर लेती हैं, मार खाती रहती हैं, बट सामने निकल के नहीं आती। ठीक है, कई बार क्या होता है कि पुलिस के पास भी अगर कोई लेडी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट लेके पहुंचती है, तो पुलिस को एज पर PWDVA एक्ट एक्शन लेना है, उस पर्टिकुलर लेडी को एक प्रोटेक्शन होम में पहुंचाना है, उसके हस्बैंड और इन लॉज के अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट करना है। बट कई बार पुलिस वाले भी ऑफ द रिकॉर्ड मैटर को सुलटा देते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड मैटर को सेटल कर देते हैं, ओवरऑल समझा बुझा के उस लेडी को घर वापस भेज देते हैं, इस बात को इग्नोर करके कि कल की डेट में उसके साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। कई सारे स्टेट्स में जो प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाने की बात की गई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, वो अब तक नहीं बनाए गए। तो इस कंटेक्स्ट में एज अ स्टेट हम अपनी वुमेन को प्रोटेक्ट करने में फेल हो रहे हैं, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये सब बातें यहाँ बताई गई। नेक्स्ट, लॉस एंड डैमेज डिसीजेस। देखिए, रिसेंटली इजिप्ट में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 हुआ, यहाँ पे लॉस एंड डैमेज के ऊपर बातचीत हुई। अब देखिए, फंडिंग के रिस्पेक्ट में बातचीत की जाए तो आज की डेट से नहीं, बहुत लंबे समय से बात हो रही है। यहाँ पे एओसिस की बात करो, अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की बात करो, तो ये बात है भाई आपकी 1990 UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के 1991 में डिस्कशन चल रहे थे। एओसिस ने कोशिश की कि एक लॉस एंड डैमेज का पूल बनाया जाए, जिस एक इंटरनेशनल इंश्योरेंस पूल की तरह काम करेगा। यहाँ पे कलेक्टिव लॉस शेयरिंग स्कीम होगी, जो वल्नरेबल स्मॉल आइलैंड और लो लाइंग कोस्टल डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, उनको इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस फंड से पैसा प्रोवाइड किया जाएगा एज अ ग्रांट। इस प्रकार का एक आइडिया इन ओसिस कंट्रीज ने, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज ने 1991 में रखा था, लेकिन ये पास नहीं हुआ। ये ओवरऑल इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये जो कंट्रीज है ना, ओसिस कंट्रीज, अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, ये वो कंट्रियों का ग्रुप है जो कि क्लाइमेट वार्मिंग के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते सबसे ज्यादा वल्नरेबल और सबसे ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। अब क्या है, अभी के लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई है दोस्तों। लॉस एंड डैमेज फंड के लिए एक ट्रांजिशनल कमेटी बनाई जाएगी। जब COP 28 होगा तब ट्रांजिशनल कमेटी इस बात के ऊपर बहस करेगी कि कौन कितना पैसा देगा, किस फॉर्म में देगा, लोन के फॉर्म में देगा, ग्रांट के फॉर्म में देगा, किसके पास कितना पैसा जाएगा। इस बात के ऊपर अभी बातचीत होनी बाकी है। फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के रिस्पेक्ट में डेवलप्ड कंट्रीज अपने आप को ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं करना चाहती हैं। जो 2020 तक 2009 से लेके $100 बिलियन पर साल देने वाला काम था ना, वो भी पूरी तरीके से नहीं कर पाई है डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर द UNFCCC और पेरिस एग्रीमेंट 2020 तक $100 बिलियन देना था। अब बात यह है कि लॉस एंड डैमेजेस फंड को भी UNFCCC और पेरिस एग्रीमेंट के अंदर रखा जा रहा है, जबकि खास बात यहाँ पे ये है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए एओसिस को। एओसिस को एक ग्रांट मैकेनिज्म के बेसिस पे पैसा यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन कहीं पे भी ये जो नया लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की बात की जा रही है ना, ये ग्रांट बेसिस पे पैसा प्रोवाइड करने की बात नहीं कर रहा। प्लस ट्रांजिशनल कमेटी बनाई गई है। ट्रांजिशनल कमेटी 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ये डिसाइड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी कि डेवलप्ड कंट्रीज कितने क्वांटम में, किस शर्तों पर पैसा देंगे। तो कुल मिला के डेवलप्ड कंट्रीज का इस समय पे जो एटीट्यूड निकल के आ रहा है, वो एटीट्यूड कुछ ऐसा है कि हाँ भाई, हम अकेले के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लें। तो ये जो
कह लो ना कि क्लाइमेट चेंज को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने वाला जो मैकेनिज्म है, इसमें डेवलप्ड कंट्रीज इन्वॉल्व तो हो रही हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो इंडिया, चाइना, ब्राजील जैसी कंट्रीज को भी खींचना चाहती हैं, जो कि सब कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर डाल रहे हैं। अब खास बात यह है कि मिटिगेशन के मैकेनिज्म को हम अभी तक अडॉप्ट कर रहे हैं, एडेप्टेशन पे हम पहुंचे ही नहीं। मिटिगेशन मतलब ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करो ताकि क्लाइमेट चेंज धीरे धीरे हो, और फिर जब धीरे धीरे होगा तब हम अडेप्ट करेंगे। तो मिटिगेशन के मैकेनिज्म के अंदर पैसे की बात हो रही है कि डेवलप्ड कंट्रीज पैसा प्रोवाइड करें, उसके लिए लॉसेज एंड डैमेज फंड आया है। अब ये लॉसेज एंड डैमेज फंड बहुत लंबे समय से बनाने की बात की जा रही है, 1991 से डिस्कशन शुरू हुआ, 2022 चल रहा है, अभी भी इसके पैरामीटर्स फिक्स नहीं है, अगले कितने सालों में फिक्स होंगे ये पता नहीं है। तो डेवलप्ड कंट्रीज बहुत ही कैजुअल तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे पूरा नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते क्लाइमेट नेगोशिएशंस कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल या पोटेंशियल नहीं लग रहे हैं आगे आने वाले समय में। ठीक है, फिर इसमें जर्मन बैक ग्लोबल शील्ड स्कीम अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क, इस प्रकार के कुछ मैकेनिज्म की भी बात की गई है। ओवरऑल ये डेवलप्ड कंट्रीज का बोलना है कि सब्सटेंशियल इमिशंस आते हैं नॉन NX1 कंट्रीज जैसे चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ईरान, ब्राजील, मेक्सिको से। तो ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? अब तो नाइजीरिया, वेनेजुला, कुवैत, अंगोला, मलेशिया, लिबिया से भी बहुत सारे इमिशंस आ रहे हैं। तो ये कंट्रीज क्या कर रही हैं? ये LND रिस्पॉन्स फंड में कौन कितना पैसा देगा, इस बात के ऊपर अभी खासा बहस होने वाली है। ये ग्लोबल शील्ड स्कीम जर्मनी की किस प्रकार से काम करेगी, ये सब प्रपोजल्स यहाँ पे रख दिए गए। प्रपोजल्स के ऊपर कमेटी डिस्कशन करेगी, COP 28, 29, 30 कब ये प्रपोजल पास होंगे, कब इंप्लीमेंट करेंगे, भगवान ही मालिक है। तो ओवरऑल हमारी जो अप्रोच है क्लाइमेट चेंज की तरफ, वो किसी भी एंगल से अर्जेंट नजर नहीं आ रही। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है, खुला टाइज द मुस्लिम क्लेरिक्स इन नॉट। देखिए, खुला एक ऐसा मैकेनिज्म है मुस्लिम लॉ के अंदर जिसमें अगर एक वुमन अपने हस्बैंड से परेशान है तो वो बिना हस्बैंड की मर्जी के अपने वॉलंटरी बेसिस पे डिवोर्स ले सकती है, बशर्ते उसको मेहर वापस करनी पड़ेगी। मेहर मतलब वो रकम, वो गहने जो शादी के समय पे उस लेडी को लड़के वालों की तरफ से दिए गए थे, ठीक है ना, वो उस लेडी को वापस करने पड़ेंगे अगर उसको खुला के अंदर डाइवोर्स लेना है तो। अब खुला का मैकेनिज्म वैसे भी लड़कियों के प्रति डिस्क्रिमिनेटिंग बताया जाता है अगर आप जनरल लॉ कन्वेंशंस की बात करो। जनरल लॉ कन्वेंशंस में अगर एक लेडी अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेती है और लेडी वर्किंग नहीं और हस्बैंड वेल टू डू है, तो हस्बैंड को कंपनसेशन देना पड़ेगा लेडी को। खुला मैकेनिज्म के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक लेडी डिवोर्स ले सकती है बशर्ते वो अपना मेहर सरेंडर करे, लेकिन इसको भी मुस्लिम क्लेरिक्स अपने हिसाब से डेसिफर कर रहे हैं, ऐसा ज़िया-उस सलाम साहब बोल रहे हैं। ज़िया-उस सलाम साहब बोल रहे हैं कि जो उलेमास हैं वो ये बोल रहे हैं कि खुला का ऑप्शन भी मुस्लिम वुमेन तब एक्सरसाइज कर सकती है जब उसका हस्बैंड उस चीज़ के लिए एसेंट दे। अगर हस्बैंड एसेंट दे रहा है तो ही एक मुस्लिम वुमेन खुला का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकती, नहीं तो वो ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं कर सकती। अब ये गलत इंटरप्रिटेशन है इस्लामिक लॉ का, कुरान का, ऐसा बोल रहे हैं ज़िया-उस सलाम साहब। ये जो इंडियन मुस्लिम क्लेरिक्स हैं वो गलत तरीके से कुरान को इंटरप्रेट कर रहे हैं, गलत तरीके से खुला को मैकेनिज्म को सामने लेके आ रहे हैं। जब ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा सामने आया था तो ट्रिपल तलाक वाले मुद्दे को भी इंडियन उलेमास और इंडियन क्लेरिक्स, इंडियन मुस्लिम क्लेरिक्स ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया था। लेकिन दुनिया भर की बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज में ट्रिपल तलाक बैन है, तो इस बेसिस पे जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो उस जजमेंट को सबने माना। अब फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक गलत इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। खुला के रिस्पेक्ट में इंडियन मुस्लिम उलेमास ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम वुमेन अपने वॉलंटरी बेसिस पे इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकती अनटिल अनलेस उसका हस्बैंड कंसेंट दे। ये बिल्कुल गलत है। अगर एक वुमेन अपना मेहर सरेंडर करती है तो वो वॉलंटरी बेसिस पे अपने हस्बैंड से खुला के मैकेनिज्म के अंदर डिवोर्स ले सकती है। तो ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो वर्डिक्ट है ना, जो केरला हाईकोर्ट के अगेंस्ट उन्होंने पिटीशन फाइल की है, केरला हाईकोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि एक मुस्लिम वुमेन खुला का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकती है वो करना चाहे तो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलना नहीं कर सकती भाई जब तक हस्बैंड एसेंट नहीं देता। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कुरान के अंदर, और ओवरऑल बाकी रिलीजियस टीचिंग्स के हिसाब से एक वुमेन वॉलंटरी बेसिस पे खुला का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकती है बिना अपनी हस्बैंड की परमिशन लिए। ऐसा कुछ यहाँ पे ज़िया-उस सलाम साहब बोल रहे हैं। फिर भाई केरला की ओवरऑल इकोनॉमिक हालत की यहाँ पे बात हो रही है। देयर आर नंबर ऑफ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज दैट वरीज लेफ्ट गवर्नमेंट। रिसेंटली केरला के फाइनेंस मिनिस्टर, ये मैंने करंट अफेयर्स में भी कवर किया था, KN बानागोपाल साहब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के साथ मिले। उन्होंने बोला एक तो भैया कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए केरला को आप 3,224 करोड़ लो। फिर केरला की जो बोरोइंग लिमिट है ना 1% ऑफ द स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ाई जाए। फिर जो GST कंपनसेशन
का जो पैसा है पेंडिंग पड़ा है वो दिया जाए, जीएसटी कंपनसेशन पीरियड को और 5 साल से बढ़ाया जाए। तो ये कुछ डिमांड केरला के मिनिस्टर बाला गोपाल साहब ने केंद्र की सरकार से करी। अब ये पूरी होंगी नहीं होंगी वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, केरला की इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में, अगर ग्रोथ के रिस्पेक्ट में देखो तो केरला की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2021-22 में 12.1% बढ़ी। रीजन मीन टूरिज्म फिर से शुरू हुआ, होटल्स और रेस्टोरेंट जैसे सेगमेंट फिर से यहाँ पे रिवाइव हुए। अगर आप देखो तो नेशनल ग्रोथ रेट 8.7% थी, बट केरला की ग्रोथ रेट 12% थी, मतलब केरला की इकोनॉमी तेजी से ग्रो हुई। डोमेस्टिक प्रोडक्शन केरला में 2020-21 में 7,99,571 करोड़ था, जो कि 2021-22 में हो गया 9,01,998 करोड़। मतलब कहीं ना कहीं केरला की इकोनॉमी भी यहाँ पे बूम मार रही थी। तो केरला की इकोनॉमी जो कि फ्लड से ग्रस्त हुई थी, कोविड-19 से तबाह हुई थी, वो कहीं ना कहीं पोस्ट कोविड पीरियड में फिर से ऊपर उठ के आ रही। पोस्ट कोविड पीरियड मतलब कोविड तो आज की डेट में भी एग्जिस्ट करता है, बट धीरे धीरे फैल रहा है। ओके भाई, तो यहां पे केंद्र की सरकार ने जो लिमिटेशंस लगा रखी हैं केरला की राज्य सरकार के ऊपर बोरोइंग्स को लेके, वो केरला की राज्य सरकार को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। ऐसा कुछ यहां पे केरला के मिनिस्टर बाला गोपाल साहब बोलने की कोशिश कर रहे हैं। केरला के फाइनेंस मिनिस्टर का यह बोलना है कि पिछले कुछ महीनों में केरला के जीएसटी रेवेन्यूज बहुत तेजी से बढ़े हैं। जैसे अक्टूबर 2022 में केरला के जीएसटी रेवेन्यूज अक्टूबर 2021 से 29% ज्यादा थे। पिछले कई महीनों में ये हर महीने मंथ और मंथ बेसिस पे 25% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है केरला के जीएसटी रेवेन्यूज में। उसके बावजूद भी लेफ्ट की सरकार का ये बोलना है कि केंद्र की सरकार ने केरला की बोरोइंग के ऊपर कुछ लिमिटेशन लगा रखी। जैसे केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड है, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा इकट्ठा करता है। फिर केरला सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है। अब बात यह है कि इन पर्टिकुलर बॉडीज ने मार्केट से जो भी पैसा उठा रखा है उसको केरला की सरकार की डायरेक्ट लायबिलिटी बता रही है केंद्र की सरकार, जबकि केरला की सरकार बोलती है ये कंटेंजेंट लायबिलिटीज है। अब KIIFB और KSSPL की डायरेक्ट उधारी को अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में काउंट करते हो तो स्टेट गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा पैसा बोरो करने की कैपेबिलिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। केंद्र की सरकार ऐसा बोल रही है। राज्य की सरकार केरला की बोल रही है कि ये जो KIIFB और KSSPL ने मार्केट से पैसा उठाए तो कंटिंजेंट लायबिलिटी में आता है, ये केरला की सरकार की डायरेक्ट लायबिलिटी मत आता है, तो उसको हमारी डायरेक्ट लायबिलिटी में मत जोड़िए, हमारे लिए पैसा मार्केट से बोरो करना मुश्किल हो रहा है। तो इस बात को लेकर भी यहाँ पे केरला की सरकार केंद्र की सरकार से भिड़ रही है। वैसे मैं बता दूं कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भी केरला के रिस्पेक्ट में बोला था कि इस प्रकार की ऑफ बजट बोरोइंग, चूंकि देखिए केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड और केरला सोशल सिक्योरिटी पेंशन लिमिटेड, ये दोनों काम तो केरला की राज्य सरकार के अंदर ही करते हैं ना। तो ये पैसा उधार उठाएं और उसको आप ये बोल दो कि हाँ भाई केरला की सरकार पैसा उधार नहीं उठा रही, तो ये ठीक नहीं रहेगा। इस प्रकार की ऑफ बजट बोरिंग एक लिमिट से ज्यादा अगर केरला करेगा तो कल की डेट में केरला बड़े डेब्ट ट्रैप में फंस सकता है। फिर अभी स्टेट फाइनेंसेस की रिस्क एनालिसिस हुई थी जून में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केरला को हाईएस्ट डेप्ट बर्डन वाले स्टेट्स में काउंट किया है। और आरबीआई ने बोला है कि इन स्टेट्स को अर्जेंट बेसिस पे कुछ सिग्निफिकेंट करेक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब जाके ये अपने फाइनेंसेस को थोड़ा स्टेबलाइज कर सकते हैं। केरला को अपनी डेप्ट लायबिलिटीज को सस्टेनेबल लेवल पे लेके आना है, तो थोड़ा यहाँ पे कंजर्वेटिज्म इन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो कोई भी राज्य की सरकार दिखा नहीं सकती, क्योंकि तब आपकी जो सोशलिस्टिक वेलफेयर पॉलिसीज हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती। ये बातें यहाँ पे बताई गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील पहुंची है जो कि ये बोल रही है कि सेम सेक्स मैरिज को आप एक स्पेशल लॉ के अंदर अलाउ करिए। देखिए हमारे देश के अंदर अगर आप बात करो तो पर्सनल लॉज के अंदर मैरिज होती है, और एक सेक्युलर लॉ है जिसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो अगर मान लो एक मुस्लिम कपल को शादी करनी है तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉज के अंदर कर सकते हैं, हिंदू कपल को करनी है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कर सकते हैं। लेकिन मान लो एक मुस्लिम को एक हिंदू से करनी है, एक हिंदू को एक क्रिश्चियन से करनी है, क्रिश्चियन को एक मुस्लिम से करनी है, एक हिंदू को मुस्लिम से करनी है, तो उस कंटेक्स्ट में आप अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात आती है कि सेम सेक्स मैरिज का क्या किया जाए। सेम सेक्स मैरिज ना मुस्लिम पर्सनल लॉ में रजिस्टर हो सकती है ना हिंदू पर्सनल लॉ में। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आप सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर कर सको, इस प्रकार की डिमांड लेके कुछ पेटिशनर्स पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ऐसे बहुत से केसेस हाई कोर्ट के सामने भी पेंडिंग थे। उन केसेस को हाई कोर्ट से अपने पास खींच लिया है सुप्रीम कोर्ट। इन पेटिशनर्स का यह बोलना है कि दुनिया की 30 कंट्रीज में सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया गया है। इनफैक्ट रिसेंटली अगर आप देखो तो यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक स्पेशल लेजिस्लेशन निकाला जिससे सेम सेक्स मैरिज को प्रोटेक्ट किया गया। असल में क्या है कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो रखी है, अबॉर्शन लॉ को हिला के रख दिया।
तो सेम सेक्स मैरिज वाले लॉ को ना हिला के रख दे, इसलिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक अलग से लेजिस्लेशन ले आया जिसने लीगलाइज कर दिया सेम सेक्स मैरिज को यूएस में। तो क्या इस प्रकार का कोई एक लॉ इंडिया के अंदर नहीं आ सकता? क्या इंडिया के अंदर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं किया जा सकता? ऐसा पिटिशनर्स यहाँ पे बोल। ऑलरेडी केएस पुत्तुस्वामी जजमेंट 2017 राइट टू प्राइवेसी को अपहोल्ड कर चुका है और नवतेज सिंह जौहर 2018 होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर चुका है। तो क्यों ना इंडिया के अंदर सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ किया जाए? क्यों केंद्र की सरकार बार बार सेम सेक्स मैरिज को अपोज करती है? देखिए, केंद्र की सरकार ने तो साफ साफ बोल दिया है कि इस मुद्दे में जुडिशरी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर कोई सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर सकता है तो जुडिशरी कर सकती है। क्योंकि कोई भी सरकार इतना बड़ा स्टेप नहीं लेगी, ये पोटेंशियली पॉलिटिकली बहुत डिफीटिंग हो सकता है। इंडिया के अंदर अभी भी बहुत बड़ा कंजर्वेटिव तबका है, बहुत अलग अलग क्लासेस, धर्म, विचारधारा के लोग हैं। सेम सेक्स मैरिज जैसी बातें हमारे देश की आबादी पचा पाएगी, इस बात के चांसेस देखिए बहुत ज़्यादा मिनिमल हैं, कम है। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे गुहार लगाई कुछ पिटिशनर्स ने। सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद है कि ये जो हम LGBTQ कम्युनिटी की इक्वालिटी की बात करते हैं, अगर इस इक्वालिटी को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना है तो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करना पड़ेगा। और कल की डेट में मान लो सेम सेक्स मैरिज अलाउ हो भी जाती है तो भी LGBT कम्युनिटी के लोगों के लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी। इनके लिए चीज़ें अभी भी लॉन्ग होंगी, आर्डस होंगी, मुश्किल होंगी। क्योंकि आप कोई नियम कानून बना दो, लेकिन उस नियम कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सोशल माइंडसेट से लड़ना पड़ेगा, जो आज की डेट में बहुत हद तक कंजर्वेटिव है। फिर सेम सेक्स कपल्स जब चिल्ड्रन को अडॉप्ट करने जाएंगे तो परेशानी। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे बताई गई। फिर भाई टाइम फॉर चेंज, चाइना के अंदर बड़े स्केल पे चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। भयंकर पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस, हजारों की तादाद में चाइनीज नागरिक सड़कों पर उतर आए, लॉकडाउन को एंड करने की डिमांड कर रहे हैं। 1989 के बाद से आज की डेट में, जब टैंक मैन की इमेजेस वायरल हुई थी, उसके बाद से आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि इतने भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं चाइना के अंदर। मैं आपको बता दूं कि जिस स्केल पे इंडिया के अंदर लोग मरे हैं कोविड में और यूएस के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज मरे, उस स्केल पे चाइना ने नहीं मरे हैं। चाइना ये चाहता है कि उनका हेल्थ केयर सिस्टम फेल ना हो। देखिए क्या है, चाइना में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग, अगर आप देखो 60 साल से ज़्यादा के, और लगभग आप कह लो 3 करोड़ से ज़्यादा लोग चाइना के अंदर 80 साल से ज़्यादा के, और इनका वैक्सीनेशन अभी पूरा नहीं हुआ। तो कल की डेट में अगर कोविड-19 चाइना में बहुत तेज़ी से होता है तो ये 60 साल और 80 साल से ज़्यादा के लोग चाइना के हॉस्पिटलों में भर जाएंगे। और जिस प्रकार से इंडिया का हेल्थ सिस्टम फेल कर गया था ना, चाइना का हेल्थ सिस्टम भी फेल कर जाएगा। और ये बात शी जिनपिंग नहीं चाहते, ये बात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नहीं चाहती। इसलिए उन्होंने इतना भयंकर लॉकडाउन लगा रखा है कि कोविड-19 फैल ही ना पाए। लेकिन ये लॉकडाउन लोगों को परेशान कर रहा है और इसलिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग के अगेंस्ट बवाल कर रहे हैं। चाइना कभी भी वो सिचुएशन नहीं चाहता जो एक समय पे 2021 में इंडिया में आ गई थी, लोग भयंकर तरीके से मर रहे थे। ठीक है ना, चाइना ने उस सिचुएशन को अवॉइड किया है और अपने गवर्नेंस मॉडल को बहुत पॉजिटिव लाइट में दिखाया है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि इतना भीषण लॉकडाउन लगाने के बजाय चाइना को करना ये चाहिए था कि 60 साल से आबादी से ज़्यादा के जो उनके लोग हैं, वो केवल 68% वैक्सीनेटेड हैं, उन सबको आप पूरी तरीके से वैक्सीनेट करो। 80 साल से ज़्यादा की जो आबादी है, केवल 40% वैक्सीनेटेड है चाइना में, इनको पूरी तरीके से वैक्सीनेट करो। जब आप इनको पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर दोगे, इनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। कल की डेट में इनको कोविड होता भी है तो वो कोविड के साथ जी पाएंगे अपनी इनबिल्ट इम्यूनिटी के थ्रू। तो आप अपनी वैक्सीनेशन कवरेज को बढ़ाओ, ना कि आप इतना बड़ा लॉकडाउन लगा दो। इतना बड़ा लॉकडाउन लग गया और उनकी में एक बिल्डिंग में आग लग गई, 10 लोग मर गए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स पहुंच भी नहीं पाया क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो इसी कंटेक्स्ट में लोगों की आवाज को सुनिए, ऐसा शी जिनपिंग को बोल रहे हैं ऑथर। इस लेवल का लॉकडाउन कल की डेट में प्रोटेस्ट चाइना में बहुत हद तक बढ़ा सकता है। मैं तो चाहता ही हूँ, इनफैक्ट इंडिया वाले तो ये चाहेंगे कि चाइना के अंदर इतने बड़े प्रोटेस्ट हों कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और शी जिनपिंग को उखाड़ फेंका जाए। लेकिन देखिए वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि प्रोटेस्ट उसी कंट्री में आज तक सक्सेसफुल हुए हैं जहाँ पे आर्मी ने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, और आर्मी कहीं ना कहीं चाइना के पूरे हाथ में। म्यांमार में आप देखो, आर्मी रूलिंग पार्टीज की तरफ है, आर्मी ने कूप कर रखा है, तो प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? ऑंग सैंग सी क्यू डेमोक्रेटिक लीडर थी, आज हाउस अरेस्ट में। तो इसी कंटेक्स्ट में जीरो कोविड स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के बजाय अपनी आबादी को चाइना पूरी तरीके से वैक्सीनेट करने पे ध्यान दे, ओवरऑल अपने हेल्थ सिस्टम को इवॉल्व करने पे ध्यान दे, इंडिविजुअल फ्रीडम्स पे भी थोड़ा फोकस मारे, इस प्रकार का क्रूअल लॉकडाउन ना लगाए। दिस विल बी अ मोर लॉजिकल एंड वाइज स्टेप टू बी टेकन बाय शी जिनपिंग एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ऐसा कुछ यहाँ पे आर्टिकल के ऑथर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।
आई होप आपको वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।